नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका का संघर्ष आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। इस वक्त स्थिति ऐसी है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हो रही है वो तो हो ही रही है। भारत में भी सियासत अपने चरम पर है और ख़ास तौर से कांग्रेस इस पर ज़बरदस्त तरीके से सियासत कर रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है। क्या वाकई में ये राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्र हित का विषय है, या मोदी सरकार को घेरने की कोशिश? इसी का विश्लेषण करेंगे हमारे तमाम मेहमानों के साथ। अवधेश जी से शुरुआत करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके की बात की भी थी। सर, खामेनेई कोई संवैधानिक पद पर नहीं थे, तो उनके पर भारत ने क्यों नहीं बोला? ये इस तरह का सवाल भारत में उठने का क्या सेंस बनता है? और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा दुख है कि ईरान में जो है इतनी दिक्कतें हो रही हैं। इसके पहले इतने सारे मामले हो गए। पहलगाम पर कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया। पूरा लखनऊ ये कहने लगा कि खामेनेई, हर घर से खामेनेई निकलेगा। ये सारी स्थिति आपको लगता है कि ये भारत, ये सब वो है, हमसे क्या लेना देना है, वहां क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ईरान पर हमले के बाद सबसे पहला विरोध कराची में शुरू हुआ। लोग दौड़ते चले गए। कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में घुस गए। हो सकता है वहां भी जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने जाने दिया। क्या हुआ वहां? अंदर अमेरिकन मैरिन थे, उन्होंने मार दिया, गोली चला दिया। 8 लोग वहीं मर गए। पाकिस्तान में 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं इसके कारण। ये तो भारत देश की सहनशीलता है कि इस प्रकार के एक अतिवादी प्रदर्शनों और आंदोलनों के बावजूद यहाँ किसी को गोली लाठी नहीं लग रही है। पाकिस्तान में कर्फ्यू लग गए शहर शहर में। आज 38 लोगों को आज भी मार मार दिया। दिया। लोग दिखाई नहीं दे रहा है कि हम यहाँ के क्या कर रहे हैं सब। तो ये इस प्रकार के एलिमेंट्स के सामने आपका कोई तर्क नहीं चलता है। किसी को आयतुल्ला खुमैनी साहब के प्रति किसी की पीड़ा है, वो पीड़ा उनको वो पर अगर वो मानते हैं कि भाई शिया के बहुत बड़े धर्म गुरु थे, उनकी हत्या हुई नहीं है सर, वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो धर्म गुरु थे, तो भारत उनकी मौत पर क्यों नहीं रिप्लाई दे रहा है? ये भारत की बाध्यता कैसे हो गई भाई? अगर राष्ट्रपति होते, किसी सैन्य पद पर होते, तो हम जरूर उस पर बात करते। नहीं। हम क्यों जवाब देंगे देखिए, या क्यों करेंगे? ऐसा है कि मैं बार बार ये कहता हूं कि इस्लाम की जो मान्यता है उसमें जो उनका हम लोग धर्म गुरु कहते हैं वही सर्वोच्च होता है। अयातुल्ला अल खामेनी जो थे, जो भी उस पद पर वहां जाएगा, सर्वोच्च नेता के पद पर, वही मान्य होता है। वहां पार्लियामेंट भी है, स्टेट्स भी है, अलग अलग लेयर की शासन व्यवस्था भी है, लेकिन अंतिम शब्द वही होता है, क्योंकि आपका शासन इस्लाम के अनुरूप चलाना है। वो एक शिया इस्लाम, एक सुन्नी इस्लाम होता है। तो जो मुसलमान दुनिया में उस दृष्टि से सोचते हैं जिनके सामने राष्ट्र की सीमाएं मायने नहीं रखती है उस समय, हालांकि वहां भी अलग अलग राष्ट्र रख रहे हैं, तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के दुख से न तो ये देश दुखी होने वाला है, न कांग्रेस के दुख से दुनिया को कुछ होने वाला है। कोई अगर पार्टी इस कारण से दुखी है तो उसके कारण ये देश अपनी नीति नहीं बदलता है। देखिए कांग्रेस की समस्या कहां है। कांग्रेस मैंने आरंभ किया था उस समय भी कि कांग्रेस में सोनिया गांधी मान लीजिए समय सर्वोच्च नेता एक प्रकार से मान लीजिए। 4 चिट्ठी लिखी है अब तो तक। उन्होंने जो अरे आर्टिकल्स जो लिखे हैं, मैंने 4 आर्टिकल्स देखे हैं, एक भी आर्टिकल भारत की समस्या को लेकर के नहीं है। सारे आर्टिकल और सब उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित है। अबे कौन सा, कहां से कौन प्यार आ रहा है? क्या भारत के मुसलमान हम वहां हमास के प्रति, ईरान के प्रति, भारत के विरुद्ध में, इजराइल के विरुद्ध में हम लेख लिखेंगे, बयान देंगे, इसलिए हमारा मुस्लिम वोट कट्टर, हमारा मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाएगा, ये अगर सोच है और इस प्रकार से इस देश की पार्टी आम मुसलमानों की मेंटलिटी तैयार कर रही है, उसको कंसोलिडेट कर रही है, तो ये केवल अमेरिका का विरोध थोड़े है, ये तो क्लियर कट भारत का विरोध होता है। क्योंकि आप इसी प्रकार से देश हमारा बढ़ चुका है। जो सेकंड बात इसमें आती है कि देखिए भारत सरकार ने कम से कम इस चीज पर इनका कोई रिएक्ट नहीं किया। पार्टी के स्तर पर तो रिएक्ट हो रहा है, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया है। क्या हमने ट्रंप साहब को एप्लीकेशन दिया था कि हमको रूस से तेल लेने की अनुमति दीजिए, कि उन्होंने बयान दे दिया और हमको पारित कर दिया है? भाई साफ था कि पहले हम रूस से तेल लेते थे तो हमको $15-20 प्रति बैरल बचता था, वो प्रीमियम पर मिल रहा है। अब इस समय अगर मिलेगा तो उसमें हमारा ज्यादा मुनाफा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आवश्यकता होती है। कांग्रेस को क्या समस्या होती है? लेकिन जो पार्टी, यहां देखिए कांग्रेस के लिए और देश के लिए समझने की है, ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने कई हजार मिसाइल छोड़े, उसी प्रकार से ईरान पर भी मिसाइल छूटा है।
वो मिसाइल ईरान को ध्वस्त किया है। और भारत की सुरक्षा प्रणाली ऐसी रही है जिसने एक भी मिसाइल को हमारे भारतीय ठिकानों को ध्वस्त करने की स्थिति में नहीं आने दिया। ये है नीति। हर चीज में बोलना आवश्यक नहीं होता है, बोलने से ज्यादा आपका जो काम है वो बोलता है। और इस समय कांग्रेस और देश के लिए मैं उस पर जाके उसके बजाय भारत ने जो प्रधानमंत्री ने अब सुदर्शन चक्र की घोषणा की है, 2030 में वो सुदर्शन चक्र का पहला पूरा होगा चरण, 2035 में पूरा। क्योंकि इस समय जो है अब लड़ाई केवल दो देशों के बीच जो होती है वहीं तक नहीं रहती है, इसमें कोई भी टारगेट हो सकता है। जो लड़ाई ईरान और अमेरिका के विरुद्ध हो रहा है, लेकिन ईरान का कहां कहां जाके गिर रहा है। तो इसलिए अब उस रूप में भारत की तैयारी करनी है और हम नेता लेके झंडा नहीं खड़े होंगे। ईरान का भारत का हित इसी में था और इन लोग भूल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय, गलत होगा तो जितेंद्र जी मुझे करेंगे, ईरान के न्यूक्लियर पावर के विरुद्ध वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी में एक प्रस्ताव आया था। बीजेपी ने यहां उसके विरुद्ध में स्टैंड लिया था कम्युनिस्टों के साथ कि नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सक्रिय थे, बातचीत की, अटल जी खड़ा हुए कि यह भारत के हित में है और भारत ने ईरान के विरुद्ध उस प्रस्ताव में मतदान किया था क्योंकि यह भारत के हित में था। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो हमारे लिए भी उतना ही खतरा हो जाएगा। तो ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं इनको। ये सब जो बोल रहे हैं इस समय, कांग्रेस की रीति नीति एक ही है कि इस देश का मुस्लिम वोट चाहिए, उसके लिए इंटरनेशनल जो मामले होते हैं उसका इस्तेमाल करो। और इसी से देश में इतना कट्टरवाद पनपता है और जो लिबरल मुसलमान है उन बेचारों की आवाज दब जाती है और फंडामेंटलिज्म इससे बढ़ता है। कांग्रेस की पूरी भूमिका इस समय देश में मुस्लिम कट्टरवाद को प्रोत्साहित करने, उसको बढ़ाने, उसका समर्थन करने की है। पूर्णिमा मैम, कांग्रेस में खरगे साहब का सोशल मीडिया पोस्ट आया, फिर सोनिया गांधी ने भी अपना दुख प्रकट किया। विपक्ष के बहुत सारे दल हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस का खुलकर सामने आना क्यों नहीं सवालों के घेरे में आएगा कि आप वाकई में एक खास तरीके के वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की बातें कह रहे हो। इंटरनेशनल मुद्दा जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको आप भारत में उठा रहे हो। ये तो ग्लोबल विलेज हम जब कहते हैं कि दुनिया बन गई है और हम कहें कि हमारे पड़ोस में बम और मिसाइल फूट रहे हैं और उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो काफ़ी कॉमिक हो जाता है। इस पे हंसने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। अभी अवधेश जी ने कहा कि खामेनेई क्या था, वो कोई प्रेसिडेंट था, कोई प्राइम मिनिस्टर था, वो उनका रिलीजियस लीडर था, तो इसलिए उनके मरने पे हमें क्या कोई शोक नहीं? अगर गवर्नमेंट ने, आपने कहा ना, आपने कहा कि जो उन्होंने कहा वो उसका मतलब यही था ना कि उसकी गवर्नमेंट की क्या बाध्यता होनी चाहिए कि उसके ऊपर शोक करे। अरे तो पोप किसी भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं दिया, किसी भी प्रेसिडेंट कोई देश के राष्ट्रपति नहीं है, पोप के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाएगी तो क्या सरकार उस पर चुप बैठी रहेगी? दूसरा, कांग्रेस के जो आपने इस पे बात की कि ऑपोजिशन में कांग्रेस ही क्यों सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। अरे कांग्रेस इस देश की रूलिंग पार्टी रही है। इस देश पर कांग्रेस ने 70 सालों तक अगर राज किया है तो इंटरनेशनल मामलों पे जो जिस तरीके से भी रूल तो किया है ना, तो उसको इंटरनेशनल मामलों से मुंह इसलिए मोड़ लेना चाहिए कि कोई उसका विरोधी उसके ऊपर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा देगा, तो ये तो सही नहीं है ना। कोई जो इशू हमारे देश के इंटरेस्ट में है उसके ऊपर कांग्रेस से हम क्यों ना उम्मीद करें कि कांग्रेस बोले। और कांग्रेस ने सीधे हमारे कौन से इंटरेस्ट में है, ये मैं थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। जितनी चिट्ठी में, जितने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस के नेता वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो डायरेक्ट हम किस तरीके से, क्रूड पेट्रोल के अलावा क्या इतना है, इतनी जरूरी है कि हम भारत को घेरते रहें उस पर? क्योंकि ईरान के बहाने अमेरिका इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में और इस तरफ इंडिया के हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों को एक साधन बना के हमारे चारों तरफ एक ऐसा हॉस्टाइल माहौल खड़ा कर देगा कि कल को हम खतरे में आ जाएंगे। और दूसरा, क्रूड का तो मामला है ही। अभी गवर्नमेंट ने एलपीजी के ऊपर एक शॉर्टेज वहाँ हो सकती है, इसलिए रिफाइनरीज को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप एलपीजी ज़्यादा करें, तो हमारा इंटरेस्ट है। और दूसरा, मिडिल ईस्ट में जितने हमारे बाहर जाते हैं लोग, मुझे लगता है कि 60-70% इंडियंस हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं हैं। तो हमारे कैसे इंटरेस्ट को वो हिट नहीं करेगा अगर ये
युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे इंटरेस्ट को अगर हिट करता है, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, हमारे लोग फँस जाएँगे, लोगों को लाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें कांग्रेस ने माँगा क्या है कि आप पार्लियामेंट में डिबेट करा लीजिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अगर कांग्रेस एक डिबेट चाहती है, एक क्लैरिटी चाहती है गवर्नमेंट से कि हम कहाँ इस मामले में रह रहे हैं, तो उसको वोट बैंक से जोड़ देना कहाँ तक सही है? ये हर चीज़ में वोट बैंक घुसा देना क्यों सही? क्यों, कहाँ की ये बुद्धिमानी है? उस वोट बैंक की राजनीति से थोड़ा हम ऊपर हटके भी तो कुछ सोच सकते हैं। और हम क्यों ना, इतना बड़ा एक हो रहा है, दुनिया में क्राइसिस हो रही है, उस पे क्यों ना कोई अपना मत प्रकट करे, क्यों ना कोई एक सरकार से सवाल पूछे। सरकार से सवाल पूछने का आजकल मतलब यही हो गया है कि आप वोट बैंक की राजनीति हो गए, आप मुस्लिम परस्त हो गए, आप देशद्रोही हो गए। ये एक बहुत अजीब सी मानसिकता जो पैदा हो रही है, उसको हमको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। लखनऊ का बहुत सारा प्रदर्शन आपने देखा, लाल चौक पे कश्मीर में इतना लोग निकले, वहीं पहलगाम हुआ, धर्म पूछकर मार दिया गया। हमने एक भी कश्मीर में लोगों को सड़क पर आते नहीं देखा कि ये गलत हुआ, ये क्या हुआ। और अब वो जो है हर घर से खामेनेई निकलेगा। भारत में हर घर से खामेनेई निकल के क्या करेगा, क्या हो जाएगा ऐसा? कांग्रेस को वोट देगा भाई, हर घर से अफजल पैदा होगा तब भी समर्थन था। तो हर घर से खौमनेई निकलेगा तो कांग्रेस का वोट बढ़ाएगा। देखिए क्या है, सेलेक्टिव अप्रोच में और सेलेक्टिव दुख प्रकट करने से ही प्रश्न खड़ा होता है। ये प्रश्न कभी नहीं आया कि आप सत्ता पक्ष से सवाल नहीं कर सकते। पूरा अधिकार है विपक्ष को, सबसे पहला अधिकार ये है कि वो सत्ता पक्ष से प्रश्न करे। लेकिन बाटला हाउस पे इनकाउंटर होता है और हिंदू पुलिस वाला मरता है तो आपके आंसू नहीं गिरते, लेकिन मुठभेड़ पे जब मुस्लिम मारा जाता है तो आप रोती हैं। और वो रोता हुआ सोनिया गांधी जी को सिर्फ कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद देखते हैं। पहलगांव में धर्म पूछ के जब गोली चलाई जाती है तो आप आर्टिकल नहीं लिखते, लेकिन खमनोई बढ़ते हैं तो आप आर्टिकल लिखते हैं। और गाजा सरकार सवाल पूछते हैं। 2025 में भी सोनिया जी ने तब आर्टिकल लिखा था जब गाजा पे अटैक हुआ था, तब आर्टिकल नहीं लिखा जब हमास आपके गाजा और फिलिस्तीन के लोगों, स्थानीय नागरिकों के पीछे खड़े होके और इजराइल पे हमला कर रहा था, इजराइल नागरिकों का अपहरण करके कत्ल कर रहा था, तब भी आपने आर्टिकल नहीं लिखा। तो आपका आर्टिकल लिखना, आपका दुख प्रकट करना और आपकी चिंता प्रकट करना यदि सेलेक्टिव है तो प्रश्न सत्ता पक्ष की बजाय आपसे पूछा जाएगा। अब आप याद करिए कि प्रियंका जी फिलीपींस का थैला लेके गई, उनको लगा कि इस समय पर बड़ा अच्छा अवसर है कि गाजा वाला केस चल रहा है तो भारत के मुसलमानों को इसी थैले में डाला जा सकता है। वो थैला फट गया, मुस्लिम नहीं आए, क्योंकि मुस्लिम आज भी रीजनल पार्टियों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कांग्रेस की बजाय। अब सोनिया जी को लगा कि श्रीनगर, जिसका आपने जिक्र किया, श्रीनगर के लाल चौक पे और लखनऊ पे जो भीड़ दिखाई दी, उससे उनको लगा कि अब एक अवसर फिर से है तो हम क्यों ना चिंता जाहिर कर दे और दुख जाहिर कर दे। भाई हमारा प्रश्न ये है कि खौमनोई को लेकर जितना चिंता कांग्रेस प्रकट कर रही है, कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रकट कर रहे हैं, उतनी चिंता तो ना हमें इस्लामिक देशों में दिखाई दी और ना ही ईरान के अंदर वो महिला वर्ग में दिखाई दिया जो इतनी समय से पीड़ा सह रही है। अलग अलग देशों में रहने वाली महिलाएं उत्सव मना रही खौमनोई के मरने पे, और यहाँ की महिला नेता जो है वो दुख प्रकट कर रही हैं। मतलब ये अति संयोक्ति लगता है ना। दो तरह की नीति नहीं हो सकती। एक नीति है कि जब परमाणु संधि का मामला आया तो सोनिया जी भारत में उसी सुप्रीम लीडर के पद पे बैठी थी जैसे ईरान पे खौमनोई बैठे हुए थे। तब आपने भारत सरकार में मनमोहन सिंह जी आपसे पूछे और आपने निर्देश दिया कि नहीं, हमें उस संधि के खिलाफ वोटिंग करना है। तब आप ईरान के खिलाफ वोट किए, तब भी तो खौमनोई थे। तो सेलेक्टिव अप्रोच की कब हमें विरोध करना, कब हमें समर्थन करना है, यदि आप राष्ट्रहित के हिसाब से वो निर्णय लेती हैं तो मौजूदा सरकार राष्ट्र विरोधी निर्णय कैसे ले सकती है? आप पहले ही कह रहे थे कि मैं पॉलिटिकल उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी आप राजदूत रहे हैं। जिस तरह से इस तरीके के मामलों पर जो राष्ट्रहित से जुड़ा मुद्दा हो, राष्ट्र की चिंता से जुड़ा मुद्दा हो, उस पर क्या सियासत होनी चाहिए? जिस तरीके से कांग्रेस का जी स्टैंड है, बिल्कुल, सरकार से बिल्कुल। सवाल मेरे पूछ ख्याल रही। से इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे एकजुटता का माहौल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि फलां सरकार ने सही किया, दूसरी सरकार ने गलत किया, या इस सरकार गलत कर रही, पिछली सरकार ने सही किया था।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे हर सरकार कमोबेश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सोचती है। कुछ गलतियां कैलकुलेशन कैलिब्रेशन में हो जाती हैं, वो बाद में पता लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे पूरी तरह से अपने स्वार्थ पे काम किया गया हो। यहाँ मैं एक चीज़ आपको उदाहरण देना चाहूँगा। अभी मोदी इजराइल गए थे। मोदी जी की इजराइल यात्रा कोई ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुई थी। ये भी कहा जा रहा है, कई कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने वो गए और उन्होंने इजराइल के नेतन्याहू को कहा कि अब आप आक्रमण कर दीजिए, जैसे नेतन्याहू इसी इंतजार में बैठे कि मोदी जी कोई कहें। भी विदेश यात्रा होती है, महीनों पहले उसकी वो डिसाइड हो जाती है, उसकी तैयारी होती है। जब मोदी वहाँ गए तो आपने देखा, जब वो नेसेट को वो संबोधित करने वाले थे, पहले जब बेंजामिन नेतन्याहू ने संबोधित किया तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। लेकिन जब मोदी की बारी आई तो सारा अंदर आ विपक्ष गए, फिर सारे आ अंदर गया और जी। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में चर्चा हुई प्रधानमंत्री से इसकी। कि देखिए, हम आपके विरोध में नहीं, हम इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी के विरोध में, इसलिए हमने वॉकआउट किया था। आप आपको तो हमारे हम मेहमान सुनने हैं, हम आए हैं। आपको सुनेंगे। तो हाँ। ये चीजें जो हैं, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। कि अब एक चीज मैं देखता हूँ कि जैसे पठानकोट हुआ या उरी हुआ, तब प्रधानमंत्री की और सरकार की गलती, ठीक, मानते हैं। अब जब कहीं हमारी सेना एक्शन ले लेती तो आप कहते हैं सैनिकों की भारत की सेना की बहादुरी है। आप सरकार पर एक शब्द नहीं बोलते। ये मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाला मामला नहीं करना चाहिए। दोनों तरह के, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, एकदम इतना पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए कि आइदर यू आर माई वे और हाईवे। तो ये देखना चाहिए ठीक है। दोनों के लोगों को। विनोद सर, जिस तरीके से कांग्रेस इस पर इतना दुख और चिंता प्रकट कर रही है, ये वाकई में राष्ट्र की चिंता है या सरकार को घेरने की प्लानिंग है सिर्फ? नहीं, ये हम क्यों मान लें कि विपक्ष को चिंता प्रकट करता है तो राष्ट्र की चिंता नहीं होती। सर सेलेक्टिव चिंता प्रकट कर रहे हैं ना, Selective क्या इसीलिए। होता है? आपने एक तो तथ्यात्मक रूप से गलत कहा है, कश्मीर में लोग निकले नहीं थे। पूरा कश्मीर बंद हुआ था पहलगाम के बाद, गूगल करके देख लीजिए। पूरा पहली बार कश्मीर बंद हुआ था पहलगाम के बाद। बंद हुआ था बंद- लाल चौक पर, इस तरह से नहीं, प्रदर्शन तो नहीं हुआ था बंद- कि हर घर से खामेनी निकलेगा। वो अलग, ये कहना है कश्मीर में कोई बोला नहीं था पहलगाम पे, ये गलत है। इसको स्पष्ट होना चाहिए। पूरे कश्मीर ने पहली बार किसी आतंकवादी घटना पर इतना बड़ा बंद आयोजित किया था और विधानसभा में बाकायदा जो है श्रद्धांजलि दी गई थी और फारूक उमर अब्दुल्ला ने कहा था हमारा सर शर्म से झुक जी गया है। जी। तो हमें मतलब व्यापक उसमें करना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात जो है, अमेरिका में कमला हैरिस की चिट्ठी पढ़ी है जो उन्होंने लिखा है ट्रंप के इजराइल हमले को लेकर के, ईरान पे हमले को लेकर। पूरा डेमोक्रेट वहां विरोधी कर रहा है, वहां लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सारे देशद्रोही हो गए। वहां तो कोई देशद्रोह नहीं कह रहा उनको। ये जो हमारा अप्रोच हो गया है कि सरकार के साथ विपक्ष को हाँ मिलानी चाहिए, सरकार कुछ भी करे आंख बंद करके विपक्ष के पीछे चल दे, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा, पहले भी नहीं हुआ है। 1962 में अटल जी धरने बैठे थे जंतर मंतर पे कि इस सेशन बुलाया जाए, किसी ने विद्रोही दुर्व्यू नहीं कहा था। तो ऐसा नहीं, 1 2 3 न्यूक्लियर डील पे तो सरकारी गिराने की तैयारी हो गई थी पूरी, और गिराने की संसद में जो है पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाए थे लेफ्ट और बीजेपी मिलकर के, किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। तो इसलिए जब भी विपक्ष, अगर आज 4 दिन बाद वही काम सरकार ने किया ना, शोक प्रकट किया जाके ना, क्यों किया? विपक्ष की जो मांग थी वो भी एक दबाव पड़ा और सरकार को लगा कि ये कूटनीतिक शिष्टाचार अपनाना चाहिए, तभी तो किया जाके ना। और उसके बाद जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की, उनसे बात। तो विपक्ष को हमेशा कटघरे में खड़ा कर देना कि विपक्ष जो कह रहा है, भाई विपक्ष की क्या चिंता है? विपक्ष भी चिंतित है कि हार्मुज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, जलडमरू मध्य जो है, अगर वहाँ जहाजों का आवागमन रुक गया है तो हमारा तेल आपूर्ति कैसे होगी, रसोई गैस कैसे आएगी? ये चिंता विपक्ष ना करे क्या? इस पर सरकार को सवाल ना पूछे क्या? और सरकार कर रही है, अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि हमेशा हम लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे विपक्ष ने जो है बहुत बड़ा अपराध कर दिया, भाई विपक्ष भी राजनीति कर रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होता है तो बीजेपी नहीं बोलती क्या? और बोलना चाहिए। तो अगर कहीं कुछ हो रहा है, हर लेकिन पार्टी सर उस समय कांग्रेस नहीं बोलती ना, सवाल उस पर उठ नहीं, रहे हैं। कांग्रेस दिक्कत की तो बात ही नहीं है नहीं, कोई। कांग्रेस, सवाल ये है कि हमारी दृष्टि क्यों सेलेक्टिव हो जाती है? अपोजिशन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार के सामने अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं, अपनी बाध्यताएं होती हैं, अपोजिशन के सामने वो बाध्यताएं नहीं होती हैं। इसलिए वो याद कीजिए मोदी जी का बयान जो उन्होंने आपके अदालत में दिया था, इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है,
हम बनाते हैं इंटरनेशनल प्रेशर। वायरल हो रहा है आज है, वायरल हो रहा है, लेकिन उसमें विपक्ष में थे, वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे। आज उनको इंटरनेशनल प्रेशर का ध्यान रखना पड़ रहा है, और रखना पड़ता है भाई, हर प्रधानमंत्री को रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम जब भी बात करते हैं, और रही बात ये कि हर मुद्दे पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करती है, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करती है। बीजेपी अपने वोट बैंक को एड्रेस करती है, कांग्रेस अपने वोट बैंक को एड्रेस करती है, सब अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस करते हैं, और हर पार्टी का एक कोर आइडियोलॉजी होती है। कांग्रेस जो बोल रही है वो अपनी कोर आइडियोलॉजी के आधार पर बोल रही है, बीजेपी जो बोलती है वो अपनी कोर आइडियोलॉजी के आधार पर बोलती है। तो आप हम उसको क्या कर सकते हैं भाई, वो तो उनका अपना वो है। इसलिए मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा एकदम से कम हम लोगों को, मेरा मतलब जो हम निष्पक्ष एनालिस्ट हैं, पार्टी प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, हमें इस मामले में एक समग्र दृष्टि अपनानी चाहिए। ईरान इजराइल जैसे मुद्दे पर देश में वोट बैंक की राजनीति, बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस का जवाब, वो ढेरों लेख, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा भी कि इजराइल में नेतन्याहू बोल रहे थे तो विपक्ष चला गया, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बोलना शुरू किए तो उनके विपक्ष के नेताएं बोले आप हमारे मेहमान हैं। तो क्या ये एटीट्यूड हम अपने देश में नहीं कर सकते? वो ईरान का युद्ध और हम यहाँ राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले तो चूंकि विनोद जी ने जिक्र किया ही है तो मैं बता दूंगी, जब इस खबरों के खिलाड़ी शो को हमने कंसेप्चुअलाइज किया था, इसका विचार किया था, हमने जानबूझ के तय किया था कि हम केवल पत्रकारों को बुलाएंगे, प्रवक्ताओं को नहीं बुलाएंगे। और वो इसीलिए किया था कि पार्टी प्रवक्ता क्या बोलेगा ये तय है, लेकिन पत्रकार अध्ययनशील व्यक्ति होता है और उसके भी अपनी राय हो सकती है, किसी भी के भी पक्ष में या विपक्ष में। लेकिन इस शो का कॉन्सेप्ट ही है, और इसीलिए यहाँ पर हम पत्रकारों को बुलाते हैं जो हर मुद्दे पर पैनी नजर रखते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी एक ही तरफ विचार होने के बाद भी कई मुद्दों पर दूसरी तरफ भी बोलते हैं। और इससे जुड़ा हुआ मेरा ये कहना है कि अगर जो आपने सवाल पूछा उसको 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहले है खोमनाई, दूसरा हिस्सा है शिया मुस्लिम, और तीसरा है उस पर भारत में होने वाली राजनीति। तो अगर खोमनाई अत्याचारी थे, बहुत कट्टरवादी थे, महिलाओं को आज़ादी नहीं देते थे, अपने समाज का, अपने राष्ट्र के लोगों का ही दमन करते थे और अंदर से लावा धधक रहा था, तो वो विद्रोह का स्वर भी अंदर से ही आना चाहिए। उसकी संप्रभुता भी अपने आप में माने रखती है। हर समाज में कुरीति होती है, सती प्रथा हमारे यहाँ रही, अंदर से विरोध हुआ, जाति प्रथा थी है, उसका विरोध अंदर से होता है, दहेज प्रथा है, उसको खत्म करने के लिए हमारे देश में कानून बनता है। जब बाहर से कोई कहता है तो अलग मसला हो जाता है। लेकिन चूंकि उन्होंने, मैं पहले कह चुका हूं, इसलिए दोहराऊंगा नहीं, इजराइल और अमेरिका को भी खत्म करने की कस्में खाई थी और उस दिशा में वो लगातार प्रयासरत भी थे, तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मार दिया था। लेकिन अली खौमनी अगर बहुत ही कट्टर थे और उनकी कट्टरता की वजह से उनके समाज में उनका विरोध था, सिर्फ इस वजह से अगर हम उन छात्राओं को श्रद्धांजलि भी नहीं दे पा रहे हैं तो मनुष्यता मर रही है। मानवता ही और नहीं। इनको जो अलग करके नहीं देख पा रहा वो मनुष्य होना खत्म कर चुका है। उसकी आंख पर ऐसे गाढ़े चश्मे लग चुके हैं जिससे वो साफ देखना बंद किया है। इन चश्मों को उतार कर ही हम दुनिया को सही दृष्टि से देख पाएंगे। खौमनी अत्याचारी थे, कट्टर थे, और उनके जाने से अगर वहां पर जश्न मन रहा है तो उसकी तस्वीरें भी हैं। लेकिन जब आप मार रहे हैं तो आपको फिर इतनी सावधानी रखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं हो। और युद्ध में होता है, लेकिन होने के बाद भी श्रद्धांजलि भी बनती है, वो देनी चाहिए। अब बात आती है शिया मुसलमानों की। अब शिया मुसलमानों के वो धर्मगुरु हैं, पूरी दुनिया के प्रमुख हैं। अब जहां धर्म की और आस्था की बात आती है ना, वहां तर्क काम नहीं करता है। भारत में ही 50 उदाहरण है जहां पर कोई धर्मगुरु या सो कॉल्ड या तथाकथित कोई बाबा है जो अपना अनुयायियों के बीच में बड़ा कट्टर आस्था है और उसको बाकायदा कानूनी तरीके से सजा मिली और वो जेल चला गया। क्या अनुयायी मान रहे हैं? कई पीछे हटे, लेकिन कई अनुयायी ऐसे ना, उनके जेल जाने के बाद, सजा होने के बाद मीडिया पे हमला कर देते हैं, मीडिया पर खबर हमला करते दिखाने हैं, पे। उनके खिलाफ कुछ आप लिख दो जरा। आस्था जो होती है ना वो अंधी होती है, आस्था तर्क से नहीं चलती। तो वहां तर्क मत लगाइए। अगर वो उनके धर्मगुरु थे और उनकी इस तरह से हत्या हुई है और उसकी वजह से शिया सड़कों पर आकर विरोध जता रहे हैं तो करने दीजिए। जो लोग ये सारी बात कर रहे हैं उनको शायद ये तथ्य पता नहीं है कि जो शिया मुसलमान भारत के हैं वो मोटे तौर पर उस तरीके से कट्टर भी नहीं है, और वो बल्कि लिबरल हैं, दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी विचारधारा उसके साथ रहे मोटे तौर पर। बनारस के शिया मुसलमान नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में अमर उजाला में हमने माइक आईडी लगाकर पूछा हुआ है। लखनऊ में रैलियों में जाते हैं उनके तो बाकायदा। शायद ये शिया सुन्नी का जो विचारधारा का प्रवाह है लोगों को पता नहीं है। हाँ, उसके बीच में कुछ लोग इसको मुद्दा बनाने के लिए अगर घुसाए हो, तो मैं वहां से राजनीति पे आता हूँ। राजनीति हमेशा वोट बैंक देखती है। कब चरखी दादरी के अखलाक के फ्रिज में रखा हुआ मांस देश में चर्चा का विषय बनना चाहिए, राजनीति तय करती है। रोहित वेमुला की जाति देखी जाए, राजनीति तय करती है। राजनीति का काम है, राजनीति को अपना काम करने दीजिए। 1 नहीं 10 लेख लिखिए। वोटर भी सब देख रहा होता है और वोटर अपने हिसाब से तय करता है, राजनेता अपने हिसाब से तय करता है। राजनेता हमेशा अपने वोट बैंक से बात करने की कोशिश करता है
और जब राजनेता को ये लगता है कि अपने वोट बैंक से वो बात कर रहा है लेकिन वोटर कहीं और जा चुका है या नहीं सुनता, तभी तो सरकार गिरती है या हारती है। तभी वोट नहीं तो मिलते। ये चलने दीजिए, राजनेता हमेशा कोशिश करेगा अपने वोट बैंक से बात करने की, फिलिस्तीन का झोला ले जाने की, इधर से हिंदुवाद की बात होगी, उधर से अपने वोट बैंक को साधने की बात होगी। लेकिन पहलगाम में धर्म पूछकर मारे जाने के बाद भी अगर हिंदुस्तान में दंगे नहीं हुए तो ये भारत की ताकत है, कमजोरी नहीं है। क्योंकि धर्म पूछकर मारा ही इसलिए गया था कि जो पहलगाम में हो उसकी प्रतिध्वनि पूरे देश में सुने और देश हिंसा की आग में झुलस उठे और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे दंगे। देश में भड़क जाएं। वहां उन 26 लोगों को मारना उन आतंकवादियों को उद्देश्य नहीं था। धर्म के नाम पर भारत में होने वाली हिंसा का उपयोग करते हुए भारत में धार्मिक उन्माद भड़काना उनका उद्देश्य था। और वैसा अगर भारत में नहीं हुआ तो ये भारत की शक्ति है। खोमनाई अगर आतताई और अत्याचारी थे तो वहां का समाज, वहां के लोग तय करें कि उनको हटाकर किसी दूसरे को चुने और उनके मारे जाने पर वहीं सड़कों पर जश्न मनाए। उसके भी खूब वीडियो हैं। वो महिलाएं जो बुर्का पहनने को मजबूर थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था, जश्न खुलकर मना घूम रही। नहीं सकती थी, वो जश्न मना रही हैं। तो ये उस समाज के ऊपर छोड़ दीजिए। ईरान और इजराइल ने कूटनीतिक और राजनयिक स्तर पर ये क्यों किया उस पर हम बात कर चुके हैं। भारत में जो राजनीति हो रही है वो नई नहीं है, होती रहेगी। तो कांग्रेस विपक्ष के तौर पर सवाल कर रही है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, और सरकार लगातार कांग्रेस को घेरने की इस लिहाज से कोशिश कर रही है कि ये भारत का विरोध कर रहे हैं, न कि सरकार का विरोध। ये सियासत जारी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका पर युद्ध को लेकर जिस तरीके की बड़ी खबरें आ रही हैं वो सब आप अमर उजाला पर देख सकते हैं। फिलहाल खबरों खिलाड़ी देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।